नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। नीतीश कैबिनेट का शपथ ग्रहण आज 10वीं बार सीएम बनेंगे नीतीश कुमार। बीजेपी के 14 और जेडीयू के 8 मंत्री लेंगे शपथ। सीएम नीतीश के शपथ ग्रहण में एनडीए के दिग्गजों का लगेगा जमावड़ा। आज 19 चार्टर प्लेन से पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे नेता। नीतीश के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे पटना। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक दिन पहले ही पहुंचे पटना। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज। राष्ट्रपति की विधेयक मंजूरी की समय सीमा से जुड़ा है मामला। कांग्रेस नेता हरीश रावत का बड़ा बयान, कहा कुछ दिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे और कुछ दिन बाद नीतीश को हटाकर और उनकी पार्टी को तोड़कर बीजेपी बिहार पर करेगी राज। अनंत सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज। बिहार के मोकामा के दुलारचंद यादव केस में जेल में बंद हैं जेडीयू विधायक। बाहुबली ने पटना सिविल कोर्ट में दायर की है जमानत याचिका। घोसी से सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन। सीने में दर्द उठने के बाद लखनऊ के वेदांता अस्पताल में किया गया था भर्ती। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का बड़ा फैसला, जिला जज पद पर प्रमोटी जजों के लिए विशेष कोटा नहीं। बंगाल में टीएमसी सांसद ने राज्यपाल बोस के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। कल्याण बनर्जी का आरोप, बोस के बयान भड़काऊ हैं और सरकार के खिलाफ उकसाने वाले हैं। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के एनएसए की बैठक दिल्ली में आज। कई देशों के समकक्षों की मेजबानी करेंगे डोभाल। भारत पाकिस्तान परमाणु हथियार लेकर तैयार थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों में जंग पर किया नया दावा। कहा 350% टैरिफ लगाने की धमकी के बाद रुकी जंग। अमेरिका ने भारत को $93 मिलियन के हथियारों की बिक्री को दी मंजूरी। इसमें 100 जेवलिन मिसाइलें, 25 लॉन्च यूनिट और 216 एक्सकैलिबर आर्टिलरी राउंड शामिल। रक्षा साझेदारी और होगी मजबूत। इजरायली सेना ने गजा में किया बड़ा हमला, 22 लोगों की गई जान। संयुक्त राष्ट्र से गजा शांति प्रस्ताव पारित होने के बाद इजरायल ने युद्ध विराम का किया उल्लंघन। हम जानते हैं आप क्या कर रहे। अपनी जल सीमा में रूसी जासूसी जहाज देख बौखलाया ब्रिटेन। फ्रिगेट और P-8 पोसाइडन को किया तैनात। रूस ने 500 से ज्यादा हथियारों से यूक्रेन पर की बमबारी। पावर ग्रिड को किया तबाह। अब तक 25 की जान जाने की खबर। भारत बना सौर ऊर्जा में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक। 125 गीगावाट तक पहुंचा उत्पादन। यूपी ने रिकॉर्ड गति से बढ़ाई क्षमता। प्रीमियम लगातार बढ़ने से परेशान उपभोक्ताओं को जल्द ही मिल सकती है राहत। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर लगाम कसने की तैयारी। केंद्र सरकार ने IRDA को भेजे कई प्रस्ताव। इंडिया बुल्स के खिलाफ आरोपों की जांच में अनिच्छा पर सुप्रीम कोर्ट में CBI की खिंचाई। सेबी की भी आलोचना। कोर्ट ने पूछा जांच करने से कौन रोक रहा। 3 दिन गिरने के बाद सोना चांदी ने फिर पकड़ी रफ्तार। एक झटके में बढ़े 6200 रुपए। सरकारी बैंकों का मर्जर, बड़े बैंकिंग रिफॉर्म पर फैसले की तैयारी। पीएमओ के पास पहुंचे प्रस्ताव। नई उमंग, नई खुशी, महक उठा है आंगन। हाय रे घर आए मन भावन, मिलकर क्या महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आ गया है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंच गए हैं, जिसे लेकर अटकलों का बाजार गर्मा गया है। राज्य का हालिया घटनाक्रम और स्थानीय चुनाव से पहले शिंदे का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल हाल ही में कैबिनेट बैठक का शिंदे गुट के मंत्रियों ने बहिष्कार कर दिया था, तो वहीं सिर्फ शिंदे बैठक में पहुंचे लेकिन चुप्पी साधे रहे। बैठक के बाद शिंदे सीधे सीएम फडणवीस से मिले और साफ तौर पर शिकायत की कि बीजेपी शिंदे गुट के नेताओं को चुनाव से पहले तोड़ने की कोशिश कर रही है। यानी शिंदे ने एक तरह से सीएम से ही ऑपरेशन लोटस की शिकायत कर दी, जिसके बाद ये तय हुआ कि ना तो बीजेपी का कोई नेता शिवसेना में जाएगा और ना शिवसेना का कोई नेता बीजेपी में। लेकिन इसके बाद भी शिंदे संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं और इसलिए अब वो अचानक दिल्ली पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि वो बीजेपी आला कमान से मिलकर फडणवीस की शिकायत करेंगे। शिंदे के करीबियों की शिकायत है कि फडणवीस के नेतृत्व वाले गुट की तरफ से कथित तौर पर उनकी पार्टी के पार्षदों यानी नगर सेवकों को तोड़ने और असंतोष को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे शिंदे की राजनीतिक ताकत कमजोर हो रही है।
शिंदे की ये दिल्ली यात्रा अब इस बात का संकेत देगी कि केंद्रीय नेतृत्व गठबंधन की एकता को बनाए रखने और इस आंतरिक संघर्ष को शांत करने के लिए क्या कदम उठाता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर महायुति में टकराव बढ़ जाएगा, जिससे न सिर्फ चुनाव में बल्कि विधानसभा स्तर पर भी महायुति के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। नीतीश कुमार ने आज 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पहली बार 2005 में मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार की लाइफ और उनकी लव स्टोरी किसी हिंदी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। नीतीश कुमार ने जिस लड़की को बिना देखे शादी के लिए हाँ कर दिया था, वो आज भी उन्हें याद करके रोते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं बिहार के 10 बार के मुख्यमंत्री और जदयू के मुखिया नीतीश कुमार की प्रेम कहानी के बारे में। बख्तियारपुर की गलियों से शुरू हुई नीतीश कुमार की पढ़ाई और साधारण जीवन बिहार की राजनीति और समाज में एक मिसाल बन गई। पटना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिले के बाद परिवार ने उनकी शादी मंजू कुमार सिन्हा से तय की, जो मगध महिला कॉलेज में सोशियोलॉजी की छात्रा थी। नीतीश ने शादी के मंडप में ही मंजू को पहली बार देखा और शादी के लिए शर्त रखी, ना दहेज ना तिलक और दोनों की सहमति जरूरी। नीतीश कुमार के इस फैसले ने उस समय दहेज प्रथा के खिलाफ एक मजबूत संदेश दिया। शादी के बाद नीतीश चाहते थे कि मंजू अपनी पढ़ाई जारी रखे, इसलिए मंजू हॉस्टल में रहकर पढ़ती रही और नीतीश कॉलेज जीवन के दौरान छात्र राजनीति में लोकप्रिय हो गए। इसकी वजह से नीतीश और मंजू शादी के बाद भी काफी वक्त तक अलग अलग रहे। हालांकि नीतीश हमेशा वक्त निकालकर मंजू से मिलने उनके हॉस्टल जाते थे। मंजू पढ़ाई करने के बाद टीचर बन गई और नीतीश अपनी राजनीति में किस्मत आजमाते रहे। काफी वक्त तक जब नीतीश के पास कोई नौकरी नहीं थी तो परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी मंजू की नौकरी के भरोसे आ गई। शिक्षिका बनी मंजू की सैलरी से घर चलता रहा, जबकि नीतीश चुनाव में 2 बार हार कर निराश हो चुके थे। तीसरी बार मंजू ने अपने सेविंग्स देकर पति को चुनाव लड़ने की ताकत दी। उस वक्त वो 20,000 नीतीश के लिए डूबते को तिनके का सहारा साबित हुआ और आखिरकार नीतीश कुमार विधायक बनने में कामयाब हो। राजनीतिक और पारिवारिक जिम्मेदारी के बीच मंजू और नीतीश लंबे समय तक अलग अलग शहरों में रहे। मंजू का ट्रांसफर, शिक्षा और घर की जिम्मेदारियों को उन्होंने बखूबी निभाया। उसके बाद नीतीश बिहार से निकलकर दिल्ली लोकसभा पहुंच गए। नीतीश चाहते थे कि उनकी पत्नी भी उनके साथ रहे, जिसके लिए वो अपनी पत्नी का ट्रांसफर दिल्ली कराना चाहते थे, लेकिन विरोध की वजह से उन्होंने खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखकर मंजू की प्रतिनियुक्ति रद्द करने की विनती की, ताकि नियमों का पालन हो सके। इसके बाद साल 2005 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। सीएम बनने के बाद भी मंजू परिवार को सहेजती रही, लेकिन साल 2007 में उनके अचानक निधन ने नीतीश कुमार को भावनात्मक रूप से तोड़ दिया। नीतीश के दोस्त बताते हैं कि पत्नी के निधन पर नीतीश फूट फूट कर रोए थे। नीतीश कुमार ने अपनी पत्नी की याद में कंकड़बाग में स्मारक बनवाया, जहां वो हर साल पुण्यतिथि पर फूल चढ़ाने जाते हैं। फिलहाल नीतीश की जिंदगी में मंजू की यादों के साथ साथ उनके प्यार के निशाने निशांत कुमार साथ हैं। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी और राज्यपाल सीवी आनंद बोस के बीच तलवार खिंच गई है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यपाल पर भड़काऊ बयान देने के आरोप लगाए हैं और उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद दी है। सांसद ने कहा कि मैंने सीवी आनंद बोस के खिलाफ शिकायत की है। राजभवन में रहने वाले व्यक्ति की टिप्पणियां जानबूझकर भड़काने वाली हैं। सरकार के खिलाफ लड़ाई के लिए उकसाया जा रहा है। राज्यपाल की भाषा और रवैया भाजपा को बढ़ावा देने वाला है। उनकी बात पर ही भाजपा वाले पुलिस को मारते और तोड़फोड़ करते हैं। मैं 4 बार का सांसद हूँ, जनता ने चुना है। वो अमित शाह के पैर पकड़कर राज्यपाल बने हैं। खेल वो ही जानते हैं, खेला होगा। इसके साथ ही सांसद कल्याण बनर्जी ने शिकायत की है कि बंगाल के राज्यपाल राजभवन का इस्तेमाल कुछ गैरकानूनी कामों के लिए कर रहे हैं। वो बंगाल की शांति बिगाड़ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यपाल सीधे तौर पर बंगाल, उसकी व्यवस्था और उसके कानून व्यवस्था तंत्र पर हमला कर रहे हैं। इससे साबित होता है कि राज्यपाल की गतिविधियां राजद्रोह के बराबर है। ये शिकायत किसी पद के खिलाफ नहीं बल्कि एक व्यक्ति के खिलाफ है। टीएमसी सांसद के बयान से सत्ता पक्ष और राज्यपाल के बीच का तनाव अब और ज्यादा बढ़ गया है। अब उनके इन आरोपों से राज्यपाल बुरी तरह से घिरते दिखाई दे रहे हैं। उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकती दिखाई दे रही है। ऐसे में देखना होगा कि राज्यपाल बोस टीएमसी के इन आरोपों से कैसे निपटते हैं। विपक्ष ने अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कमर कस ली है। इंडिया गठबंधन अब ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। इस खबर के सामने आते ही देश की राजनीति में उबाल आ गया है। माना जा रहा है कि यह प्रस्ताव दिसंबर में होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में लाया जाएगा। इसे लेकर अब तैयारियां तेज हो गई हैं और गठबंधन के अंदर विचार विमर्श भी शुरू हो गया है।
क्योंकि विपक्ष लंबे वक्त से शिकायत कर रहा है कि उसे चुनावी प्रक्रियाओं, ईवीएम की विश्वसनीयता, गलत वोटर लिस्ट और एसआईआर से जुड़े बुनियादी सवालों के जवाब लंबे वक्त से नहीं मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन एक लंबी फेहरिस्त तैयार कर रहे हैं जो महाभियोग प्रस्ताव का मुख्य आधार बन सकती है। इनमें प्रमुख बातें हैं। विपक्ष को लगता है कि आयोग का रवैया सवालों के जवाब देने के बजाय उन्हें टालने का है। विपक्ष ने बार बार ईवीएम की गिनती और वीवीपैट के मिलान को लेकर संदेह जताया है। आरोप है कि चुनाव आयोग विपक्ष शासित राज्यों और नेताओं के खिलाफ अधिक सख्ती दिखाता है। नतीजों में हुई कथित देरी और अनियमितताओं पर उठे सवाल। विपक्ष का मानना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त संवैधानिक पद की गरिमा के अनुरूप जवाबदेही सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं। यानी संसद का शीतकालीन सत्र बहुत ही हंगामेदार रह सकता है और बीजेपी के लिए ऐसा होना बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि विपक्ष चुनाव आयोग के साथ बीजेपी की मिलीभगत का आरोप लगाता रहा है। हरियाणा, महाराष्ट्र, लोकसभा चुनाव, बिहार चुनाव सहित तमाम चुनावों में धांधली के आरोप लगते रहे हैं। यानी संसद का शीतकालीन सत्र बहुत ही हंगामेदार रह सकता है और बीजेपी के लिए ऐसा होना बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि विपक्ष चुनाव आयोग के साथ बीजेपी की मिलीभगत का आरोप लगाता रहा है। हरियाणा, महाराष्ट्र, लोकसभा चुनाव, बिहार चुनाव सहित तमाम चुनावों में धांधली के आरोप लगते ही रहे हैं। खुद राहुल गांधी ने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी के तमाम सबूत पेश कर चुनाव आयोग को सीधे निशाने पर लेने का काम किया। इसके बावजूद चुनाव आयोग की तरफ से कोई ठोस सफाई सामने नहीं आई। बिहार के बाद अब 12 राज्यों में हो रहे एसआईआर के दूसरे चरण को लेकर भी तमाम तरह की गड़बड़ियों की खबर ने चुनाव आयोग की कार्यशैली और मंशा पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन की एक कवायद काफी अहम मानी जा रही है। अब सबकी निगाहें इस महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी और संसद के शीतकालीन सत्र पर टिकी हुई हैं, जब ये प्रस्ताव लाया जाएगा। तो क्या वाकई इस प्रस्ताव के आने से चली जाएगी ज्ञानेश कुमार की कुर्सी? ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। केंद्र सरकार ने प्राइवेट टीवी चैनल्स को दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़े संवेदनशील और भड़काऊ कंटेंट के टेलीकास्ट से बचने की चेतावनी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी निजी सैटेलाइट चैनलों को एडवाइजरी जारी कर कहा है कि कुछ टेलीकास्ट में आरोपियों को ऐसे तरीके से दिखाया गया मानो हिंसा को सही ठहराया जा रहा हो। मंत्रालय ने नोट में कहा कि कुछ चैनलों ने ऐसे वीडियो या जानकारी टेलीकास्ट की जिन्हें विस्फोटक सामग्री बनाने के तौर तरीके के रूप में देखा जा सकता है, जो अनजाने में हिंसा भड़का सकते हैं, सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं। बता दें, दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनलों के लिए एडवाइजरी जारी की। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे किसी भी दृश्य या सामग्री को प्रसारित करने से बचें जो गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा दे या उनमें मदद करे। सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा ये परामर्श ऐसे समय में जारी किया गया जब कुछ टेलीविजन चैनल पर हाल में दिल्ली में लाल किले के निकट हुए विस्फोट के बाद विस्फोटक बनाने से संबंधित रिपोर्ट प्रसारित की गई थी। सभी निजी टीवी चैनलों को जारी परामर्श में मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि कुछ समाचार चैनल लाल किले के नजदीक विस्फोट में कथित रूप से शामिल लोगों से संबंधित सामग्री प्रसारित कर रहे हैं, उनके हिंसात्मक कृत्यों को उचित ठहरा रहे हैं, साथ ही विस्फोटक सामग्री बनाने के बारे में सूचनात्मक वीडियो भी प्रसारित कर रहे हैं। इसमें कहा गया कि ऐसे प्रसारण अनजाने में हिंसा को बढ़ावा दे सकते हैं या भड़का सकते हैं, सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित कर सकते हैं या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। परामर्श में आगे कहा गया कि सभी टीवी चैनलों को सलाह दी जा रही है कि वो ऐसे मामलों में रिपोर्टिंग करते समय उच्चतम स्तर का विवेक और संवेदनशीलता बरतें। मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श में केवल टेलीविजन नेटवर्क नियमों की धाराओं का हवाला दिया गया, जिनमें कहा गया कि किसी भी कार्यक्रम में अश्लील, मान हानिकारक, जानबूझकर झूठा या विचारोत्तक इशारों और अर्ध सत्य वाली कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। हिंसा को प्रोत्साहित या भड़काने वाली कानून और व्यवस्था के रखरखाव के विरोध कोई बात या राष्ट्र विरोधी प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाली बात नहीं होनी चाहिए या ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जो राष्ट्र की अखंडता को प्रभावित करती हो। एडवाइजरी में यह भी कहा गया कि सभी टीवी चैनलों को ऐसे दृश्यों का प्रसारण करने से बचने की सलाह दी जा रही है जो गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा दें या उन्हें बढ़ाते हों। मोदी सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घिरती दिखाई दे रही है। सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी USCIRF ने नई रिपोर्ट जारी की है।
जिसमें भारत पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में भारत एक बार फिर बुरी तरह से घिर गया है। दरअसल इस रिपोर्ट में बाबरी मस्जिद ढहाने की पूरी स्टोरी, अयोध्या केस में भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही भारत के खिलाफ पहले भी लगे आरोपों को दोहराया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया। बाबरी मस्जिद के खंडरों पर 1992 में हिंदू भीड़ ने 16वीं सदी की मस्जिद को ढहा दिया था, ये दावा करते हुए कि ये भगवान राम का जन्म स्थान है। इस घटनाक्रम के बाद दंगों में करीब 2000 लोग मारे गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन पर हिंदू पक्ष का दावा सही माना और विवादित स्थल को राम मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया। वहीं USCIRF ने RSS पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि संगठन का मकसद धार्मिक परिवर्तन को रोकना और स्कूल की पाठ्य पुस्तकों से मुस्लिम शासकों से जुड़े संदर्भ हटवाना जैसे एजेंडे को आगे बढ़ाना है। इस रिपोर्ट के बाद कई सवाल खड़े हो रही हैं, लेकिन भारत ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। ये कोई पहली बार नहीं है जब ये रिपोर्ट आई हो। इससे पहले भी कई बार USCIRF ने रिपोर्ट पेश की थी, उसमें भी इन्हीं बातों का जिक्र किया गया था। बता दें कि जो रिपोर्ट में खुलासा किया गया है वो बातें वही है जो विपक्ष कहता आ रहा है। विपक्ष पहले से ही मोदी सरकार और RSS पर ध्रुवीकरण करने के समुदाय विशेष को टारगेट करने के आरोप लगाता आ रहा है और अब ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठ रहा है, जिसको लेकर मोदी सरकार घिर गई है। अमेरिका से एक बार फिर अवैध भारतीय प्रवासियों को प्लेन में बैठाकर वापस भारत भेज दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिका में अवैध प्रवासियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब तक कई खेप में भारतीय प्रवासियों को भारत भेजा जा चुका है, लेकिन जिस तरह उन्हें डिपोर्ट किया गया उस पर विवाद खड़ा हो गया। इन प्रवासियों को कैदियों की तरह हथकड़ी लगाकर भेजा गया। इस बार भी कुल 200 प्रवासियों को भेजा गया, जिसमें एक प्रमुख नाम अनमोल बिश्नोई का है। अनमोल बिश्नोई वही गैंगस्टर है जिस पर एनसीपी के दिग्गज नेता बाबा सिद्दीकी और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का चमकता सितारा सिद्धू मूसेवाला की जान लेने के आरोप लगे हैं। वो बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर फायरिंग मामले में भी वांटेड है। हर बार की तरह इस बार भी अमेरिका ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत अनमोल, उसके 2 सहयोगियों के अलावा 197 अन्य प्रवासियों को प्लेन में वापस भेजा, लेकिन इस बार उनके हाथ पैर में हथकड़ी नहीं थी। बताया जा रहा है कि इस बार उनके पैरों में GPS ट्रैकर लगाया गया था। अमेरिकी इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट यानी ICE का ऑल्टरनेटिव्स टू डिटेंशन प्रोग्राम ऐसे प्रवासियों को लक्षित करता है जिन्हें हिरासत की बजाय निगरानी में रखा जाता है। इसी प्रोग्राम के तहत GPS एंकल मॉनिटर का विस्तार किया गया। ये डिवाइस लगातार GPS सिग्नल कैप्चर कर सकते हैं और ICE को जिला निगरानी केंद्रों पर रियल टाइम या निर्धारित अंतराल पर लोकेशन डेटा भेजते हैं। इस सिस्टम को डिजिटल पिंजरा भी कहा जाता है। ऐसे में भारतीय प्रवासियों को इस तरह वापस भेजने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल मोदी सरकार पर भी उठ रहे हैं कि ट्रंप की इस कार्रवाई पर वो चुप क्यों है।